हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल दीपक क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th का ग्रेविटेशनल टॉपिक का केपलर्स लॉ हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम केपलर्स लॉ क्या है विद डिटेल हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल मतलब इतना हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हैं, नीट के हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं जहाँ पर केपलर्स लॉ आ रहा है, आपका क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा। और दूसरी बात बच्चों, आजकल आपको पता है कि पीपीटी अलग अलग तरीके से वीडियो बन रही हैं, हाई क्वालिटी पीपीटी बन रही हैं, एनिमेशन वीडियो बन रही हैं। ये वीडियो आपकी कॉपी पेन वाली है और पीपीटी वाली वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ कंडीशन है जिससे मैं नहीं बन पा रही है। आपका आपके लिए कंटेंट कंटिन्यू आना चाहिए, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। आपकी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम कंटेंट देंगे उसमें आप शायद ही पीपीटी वीडियो इतना अच्छा कंटेंट दे पाएंगी। आप जब वीडियो देखेंगे लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने आज क्या सीखा और क्या क्या आप यहाँ से सीख के गए। और उसके बाद आप पीवाईक्यू ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। कहीं कोई भी स्टूडेंट किसी भी चैप्टर या कहीं से भी पीवाईक्यू देख सकता है। बहुत सारे ऐप आ गए आजकल, बहुत सारे बुक्स हैं, असाइनमेंट हैं, आपके क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं केपलर्स लॉ। तो ये जो केपलर्स लॉ है बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं क्योंकि पीपीटी में भी लिखा ही रहता है और इसमें एज ऐसा कुछ समझने का है नहीं, तो इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। जैसे पहला लॉ देखो, तीन लॉ केपलर्स के आए, ठीक है। पहला लॉ जो है, अच्छा एक बात और, केपलर्स लॉ प्लैनेट पे तो लगते ही लगते हैं, सैटेलाइट पे भी लगते हैं, ठीक है। तो तीन लॉ आए हमारे केपलर्स में। केपलर के तीन लॉ हैं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट लॉ है बच्चों, ये ऑर्बिट के बारे में बताता है कि कोई भी प्लेनेट जब मूव कर रहा है तो उसकी ऑर्बिट कैसी होगी, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरियाज। सेकंड लॉ आपको एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। थर्ड वाला लॉ है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ केपलर जो है, इसको हम बोल देते हैं हार्मोनिक लॉ। हार्मोनिक लॉ भी बोल देते हैं इसको। ये आपको समझने वाली बात है कि इसमें तीन लॉ हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो रूल है वो आपका है कि एवरी प्लेनेट, जितने भी आपके प्लेनेट है, इवन सैटेलाइट, ठीक है, मूव्स अराउंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ फोकाई। देखो, जो इलिप्स होता है, जो हमारा इलिप्स होता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं इलिप्स के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। सर्कल के, जो हमारा सर्कल है वो इलिप्स का ही स्पेशल केस है। आपने ये पढ़ा होगा कहाँ? क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं। तो इलिप्स अंडे का शेप का होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलिप्स है ना, तो एक फोकस, दो फोकस होते हैं इसमें। एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। और जो इसमें ये वाली लेंथ होती है जिसके अबाउट आपका इलिप्स रहता है, उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। जो हमारी इलिप्स की क्या हो, इलिप्स के जिसके अबाउट बनाया जाएगा। अगर जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा तो सेमी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स होगी। अगर वाई के बनाएंगे तो सेमी मेजर एक्सिस वाई होगी। और जो उसके अपोजिट दूसरी एक्सिस होगी, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। आप कह रहे होगे सर हमें क्यों बता रहे हो, आगे इसका यूज होगा। इसकी लेंथ हम 2b यूज करते हैं और इसकी लेंथ हम 2a यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है आपका वो यही है कि एवरी प्लैनेट मूव अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जिसमें क्या होता है कंडीशन, कि यहाँ पर आपका सन है, सूरज है, यहाँ पे किसी भी एक फोकस में आप बना सकते हो। ये पहला, और पहला हमारा क्या है, पहला रूल है। सेकंड रूल क्या है? कह रहे हैं कि द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट। मान लो इसमें एक प्लैनेट मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लाइन जॉइनिंग होगा, मतलब यहाँ से अगर एक लाइन जॉइन करा आप ऐसे, ठीक, स्वीप्स आउट मतलब होता है काटना, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ आ गए, तो अगर ये 2 सेकंड में आप यहाँ पहुँचते हैं, जब आप मान लेते हैं ए से बी 2 सेकंड में पहुँचते हैं,
कुछ एरिया आपका कट होगा। तो किसी अदर पॉइंट पे मान लीजिए आप यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ तो ये वाला जो एरिया होगा ये भी आपका 2 में कटेगा। समझ रहे हैं? स्वीप्स आउट इन इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब हर एक टाइम इंटरवल में बराबर एरिया ट्रेवल करेगा आपका ये प्लेनेट। ठीक। और तीसरा रूल है आपका द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट। देखो रिवोल्यूशन मतलब एक चक्र, जिस पॉइंट से शुरू किया है वहीं पर आके आपको ख़त्म करना है, उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखो अभी आगे हम अलग अलग केस इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिक ये फंडामेंटल रूल हैं। अगर आप किसी थ्योरी का एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपको ये 3 एज इट इज़ ऐसे ही लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखिए अगर अर्थ का केस है, यहाँ पर अर्थ का केस है, तो अर्थ के लिए कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो टी का स्क्वायर जो है सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पर ए है, इसकी पावर 3 होता है। अगर अर्थ का केस है कई बार तो हम यहाँ पे इसमें रेडियस यूज कर लेते हैं, तो आर की पावर 3 हमारा यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका रिलेशन है। आपने कहीं कहीं पर ये ऐसा भी देखा होगा, अगर हम किसी 2 प्लेनेट का रेशियो निकालते हैं तो आप वहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं सीधा, और ए की पावर यहाँ पे 3/2 कर लिया। मान लो पहले वाले की A1 है, दूसरे वाले की A2 है, और ये 3/2 कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कांस्टेंट जो होगा आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, रूल समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारे प्लेनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें सन एक फोकस पे बैठा रहेगा। हर टाइम इंटरवल में या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल्स एरिया स्वीप्स आउट होगा, काटेगा, बराबर एरिया कट होगा। थर्ड लॉ है जिसे हार्मोनिक रूल भी कहते हैं, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसका जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है आगे, वो तो 3 बेसिक स्टेटमेंट थे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, मान लीजिए ये हमारा एक जनरल किसी प्लेनेट का रिवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो हमारा प्लेनेट है मान लीजिए एक किसी टाइम को ऐसे मोशन कर रहा है, और वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल टू द पाथ। तो ऐसे हमारी कोई भी प्लेनेट मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे डिस्टेंस जो है वो इस सन के पास होगी, मतलब सूरज के पास जो डिस्टेंस होगी या जो पॉइंट हमारा नियरेस्ट होगा किसके? सन के, उसको हम बोलते हैं पेरीहिलन या पेरीहिलन। पेरीहिलन ही लिखिए आप इसको, पेरीफेरी पे है ये, और ये क्या हो जाएगा? एपीहिलन। ठीक है, तो पेरीहिलन पे जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी? मिनिमम डिस्टेंस होगी। हम इसको R1 कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में R1 नहीं दिया रहता है, मिनिमम डिस्टेंस से दिया रहता है। तो मिनिमम डिस्टेंस से मतलब जो सन के बिल्कुल पास है, पेरीफेरी पर है, वो हमारी R1 हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी V1 है। ठीक है, अच्छा जी, सेम यहाँ पर हम मान लेते हैं वेलोसिटी V2 है, और यहाँ से देखो इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी है? R1 डिस्टेंस है, और दूसरी साइड की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके हम यहाँ तक की डिस्टेंस को हम R2, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है एपीहिलन तक, उसको हम क्या ले लेते हैं? उसको हम ले लेते हैं R2। एक बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन हुआ था, मैं आपको बताऊं जे में, अभी हम करेंगे भी। क्वेश्चन ये आया था, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको उन्होंने मिनिमम लिख के दिया था। समझ रहे हैं? और उसकी मतलब कहने का मतलब ये है, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। कोई भी डिस्टेंस हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप R1 R2 लें। आप हो सकता है इसको R2 ले लो, इसको R1 ले लो। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो फोर्स होगा वो सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंट्रल फोर्स होगा, और ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है आपका वो रेडियल फील्ड होता है। तो अगर किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालें तो टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब अगर आई क्रॉस आई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0। तो एक तो रेडियल फील्ड है, रेडियल फील्ड होने की वजह से टॉर्क आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा आपने पढ़ा था, ये आपको याद आ रहा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये एक रिलेशन आपने रोटेशन में पढ़ा था।
और यहाँ हम ये भी देखा था, अगर टॉर्क अगर कोई क्वांटिटी जीरो होती है इसका मतलब हम कांस्टेंट का डेरिवेशन जब भी करेंगे वो जीरो होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पहला कंक्लूजन यही आ गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये किसने कहा, तो ये केपलर्स लॉ में कहा। केपलर्स के किस लॉ ने कहा, सेकंड लॉ ने कहा। ठीक है, अच्छा जी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो पेरीहेलन पे एंगुलर मोमेंटम है वही एपीहेलन पे एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम का सर हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आता, तो भैया नहीं आता है तो ये होता है mvr, या आप बोल सकते हो r क्रॉस p। ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, रोटेशनल डायनामिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम दोनों पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो mvr1, अब जो प्लेनेट घूम रहा था मान लेते हैं उसका मास कितना है, m1 है। तो प्लेनेट का मास तो दोनों पॉइंट पर सेम रहेगा क्योंकि घूमने वाला प्राणी तो एक ही है। तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, v1/v2 इक्वल टू, ये बन गया r2/r1। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आप ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि R1 कम है तो V1 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है इस स्पीड को हम V मैक्सिमम कह देंगे और इस स्पीड को हम V मिनिमम कह देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मैक्सिमम स्पीड इतनी है मिनिमम इतनी है, तो आप समझ लेना कि पास वाली स्पीड मैक्सिमम, पेरीहेलन हो गया। और यहीं से आप एक कंक्लूड और निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो होती है उससे आप काइनेटिक एनर्जी गैस कर सकते हैं। अच्छा जी, स्पीड मैक्सिमम होगा तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। सेम इसका रिवर्स यहाँ भी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो हमने कंक्लूजन ये निकाल दिया, एक रिलेशन ये निकाल दिया। दूसरा हमने रिलेशन एक और हम इसमें सोच सकते हैं, वो ये कि जो हमारी ये डिस्टेंस है, अगर आप देखें ये जो R1 R2 है इसके टर्म में आप एक तो आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो अभी हमने सेकेंड लॉ देखा, एरियल वेलोसिटी, ये जेई के 2021 में 2019 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि एरियल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, या डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था शायद। तो आपको एरियल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी का मतलब हो गया एरिया पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय टाइम। अब आप इसी कर्व को देखिए, ध्यान से इसी कर्व को देखिए। मान लो किसी पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। जब हमारा कोई भी पार्टिकल या कोई भी सैटेलाइट मान के चलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई, और ये आर रेडियस है। ठीक है, आर रेडियस में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली गई, ये फोकस पे सन था, क्योंकि हमें सन से ही क्या डालना है, रेडियस वेक्टर। कहाँ पर, प्लेनेट की दो पोजीशन पे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में आपको टाइम टी लगा और वी वेलोसिटी से आप गए। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे का एरिया निकालना चाहें, तो अगर हम इसको एज्यूम करें, एग्जैक्ट तो ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अगर ट्रायंगल के आसपास देखें तो ये ट्रायंगुलर रीजन है। इस ट्रायंगुलर रीजन का अगर एरिया देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया कितना होगा, ए टू बी हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल के आसपास से मान के चलिए बेस इनटू हाइट। तो एक तो आपकी रेडियस हो गई, हाइट वन, लेकिन जो बेस है आपका वो क्या होगा। देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है छोटी क्लासों में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि टी टाइम में ये प्लेनेट ए से बी गया, ठीक है, और हमारी स्पीड वहाँ पर वी हुई होगी, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। तो मतलब ए बी की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, वी इंटू टी हो जाएगी।
दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या रख दें, v इंटू टी, और टाइम डेल्टा टी ले लो चलो, क्योंकि छोटा टाइम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डेल्टा ए इक्वल टू ये हो गया हाफ वी आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी को आप नीचे भेज दीजिए या डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, हाफ वी इंटू आर हो जाएगा। और अभी भी हमने पढ़ा था एल इक्वल टू एम वी आर, तो यहाँ से अगर आप वी आर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, एल बाई टू एम आ जाएगा, ठीक है। या आप रोटेशन का v इक्वल टू आर डब्ल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डब्ल्यू। तो हमारी एरियल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका हो गया हाफ v इंटू आर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एल बाई टू एम। और बेसिकली जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। आप 19 के PYQ उठाइए, आप 21 के PYQ उठाइए, वहाँ डिट्टो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा जी, कई बार ऐसा होता है आपसे एरियल वेलोसिटी ठीक है से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, एल है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एम प्लेनेट का मास कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो एरियल वेलोसिटी है आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम टेकन। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही हमारी एरियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर टाइम डबल कर देंगे तो एरिया वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा सेकेंड लॉ के कंक्लूजन है। तो हमने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था, हमने सेकेंड लॉ ये पढ़ा था कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि इस केस में टॉर्क जीरो होता है, एल आपका कंजर्व होता है, एल आपका कंजर्व होता है, और आपका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू होती है एल बाई टू एम, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमारे सेकेंड लॉ के हैं। कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर और एंगुलर अलग अलग है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने इस टॉपिक पर। अब हम इसमें तो एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ के हम सारे कंक्लूजन निकाल लेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए, अब इसमें ये मान के चलिए, अगर इस फोकस पे हमारा सन है, सूरज यहाँ पे हमारा बैठा हुआ है, सन के जो नियरेस्ट पॉइंट है अभी भी आपने देखा एपीहिलन है, इसको मैं पेरीहिलन है, इसको मैं पी लिख लेता हूँ, और सन के जो ये इस साइड पॉइंट है इसको मैं एपीहिलन बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, मान लेते हैं वी होगी या V1 है। अगर ये यहाँ से पेरीफेरी पर किसी भी प्लेनेट जो इसके अराउंड मूव कर रहा है उसकी स्पीड VP है, तो क्योंकि स्पीड तो टेंजेंशियल टू पाथ होगी तो ये हमारा VA ऊपर की साइड होगी, ठीक है। कोई भी प्लेनेट का ये मोशन है। अब आप देखिए, जो आपका इलिप्स होता है उस इलिप्स में जो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो फोकस है वो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इलिप्स होता है तो AE, 0 होते हैं, ठीक है। ई यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है, क्लियर है। आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी। हम जो कर्व बनाते हैं, जैसे सर्कल के लिए 0 हो गई, पैराबोला के लिए 1 हो गई, इलिप्स के लिए 1 से कम हो गई, और हाइपरबोला के लिए 1 से ज़्यादा हो गई। मे भी कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पार्टिकल है वो जिस प्लैनेट में मूव कर रहा है उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो बेसिक क्वेश्चन है 1 से कम होगी। अब अगर आप ये मान के चलिए कि ये सेमी मेजर एक्सिस है, और आप सभी को पता है कि जो सेमी मेजर एक्सिस होती है वो 2A होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसके ये जो सेमी माइनर एक्सिस है ये वाली जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अगर आप देखें तो ये कितनी बनेगी, टोटल ये A बनेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें, बीच वाली को हटा दें, तो जो आपके इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, A माइनस AE बनेगी, ठीक है। हम किसके टर्म में देख रहे हैं,
हम इसको देख रहे हैं इसेंट्रिसिटी के टर्म में, और जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस बनेगी वो बन जाएगी ए, इसमें ऐड कर दोगे ए, क्योंकि एक्स्ट्रा कितनी आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। ठीक है, अब इस पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, जो एंगुलर मोमेंटम आपका पेरीहिलन पे होगा वही एपीहिलन पे होगा, और यहीं पर आप एम पी और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस लगा दीजिए ए माइनस ए। एस के अबाउट आप जब ये लगा देंगे तो मास ऑफ प्लैनेट तो सेम ही आएगा, ये वी ए होगा और ये ए प्लस ए ही हो जाएगा, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो वी पेरी ओवर वी ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई 1 माइनस ई, जहाँ पर ई क्या है, ई सेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था एक बार KVPY में आया था, अब तो शायद वो बंद हो गया है, लेकिन हो सकता है कभी वहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, एक और बात आप यहाँ देखें, एक प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की कि ये जो डिस्टेंस है, जो ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अगर हम इसको R1 एज्यूम कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 ले लें और इसको R2 ले लें, तो इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो टोटल R है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगी। ये इलिप्स की हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो टोटल इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी वो उन दोनों डिस्टेंस के इस तरह से एक रिलेशन दिखाएगी। तो यहाँ जब आपको R निकालना पड़ेगा तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2R1R2 R1 प्लस R2, और R1 R2 की वैल्यू मैंने लिख दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये बच्चों हमारा था किसी भी प्लैनेट की इसेंट्रिसिटी के टर्म में वेलोसिटी। कई बार क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लीजिए यही आपको ऑर्बिट दिया है, या हम दोबारा इसको ड्रॉ कर लें, ये हमें एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दे रखी है, इस ऑर्बिट में आपको 3 पॉइंट दे दिए गए। ठीक है, ये सारे ऐसे रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और यहाँ पे आपका सन महाराज हैं, सूरज देवता यहाँ पर हैं, एक पॉइंट आपका बी यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे सी है और एक पॉइंट यहाँ पे डी है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा ये जो वेलोसिटी है ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, जो पॉइंट सन के आपके पास होगा। तो एक पर हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके बाद जो सी है उस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सी वाले पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जितनी डिस्टेंस आपकी बढ़ते जाएगी इस सन से, उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगी। अब अगर हम बात करें बाइनरी स्टार की, ठीक है, तो बाइनरी स्टार के केस में जैसे मान लीजिए हम बाइनरी स्टार की बात करते हैं, बाइनरी स्टार के केस में जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, वो सेम होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। जब भी बाइनरी, या आप ये बोल सकते हैं, हम थर्ड लॉ को हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है किसी भी प्लैनेट का, ठीक है, अबाउट अर्थ एज्यूम करके चलते हैं, वो हमारा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो बाइनरी स्टार है आपका, ठीक है, बाइनरी स्टार का कैसा होगा डायग्राम, बाइनरी स्टार का ये होगा कि जैसे एक मास यहाँ पर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है R1 है, और दूसरा मास आपका यहाँ पे है जिसकी डिस्टेंस क्या है M2 है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बाइनरी स्टार है, तो इसका जो हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा क्या है दोनों का टाइम पीरियड है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं बच्चों, जो हमारा थर्ड लॉ है जिसको हम हार्मोनिक लॉ भी बोलते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा, अगर आप ये एज्यूम करिए कि ये आपका अर्थ है और ये डिस्टेंस क्या है, ये उसकी रेडियस है, और कोई भी प्लेनेट आपका मोशन कर रहा है h हाइट ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्लेनेट है जो मोशन कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये h हाइट है। तो इसका हम डिराइव करते हैं डेरिवेशन कई बार
तो जो हमारा ये जब रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ, तो जो टाइम पीरियड होगा, जो हम कह रहे हैं कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये सैटेलाइट का केस है तो जो इसका टाइम पीरियड है उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है √GM, और जो ये R और H है, R और H की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कह सकते हैं, R एज्यूम कर लेते हैं कलेक्टिवली। R और H को हम ऐड करके इसको स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो ये बन के आता है। तो अगर ये टाइम पीरियड का स्क्वायर है, अगर आप इसको, ये जो टाइम पीरियड है इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, ये आपको T = 2π√GM r³ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ बनते हैं, ठीक है। इसको ना आप ऐसे करो, /2 यहाँ कर दीजिए, यहाँ कुछ मत रखिए, ठीक है। तो अगर t² करेंगे तो t² आपका आएगा 4π। तो कई बार आप नीट का पेपर उठाना, जेई का उठाना, कई बार ये पूछा गया है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आपका केप्लर्स थर्ड लॉ में वो कितना होगा। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो ये वाला आपका टर्म है, तो इसी को हम k बोलते हैं। आपने देखा होगा ना कि t² = kr³। तो कई बार एग्ज़ाम में आया है कि k की वैल्यू बताइए, तो k कितना हो जाएगा, 4π/GM हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर क्या हम इसको इस बाइनरी स्टार पे लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जो टाइम पीरियड होगा, जो आपका टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2πr⁻³ और अंडररूट में ये आपका बाइनरी स्टार का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं इसके कभी कभी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें, इसी में अगर आप आगे बढ़ें, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका फोर्स जो है डिस्टेंस पे 1/n प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन दिखा रहा है, या जो फोर्स है ये 1/n रिलेशन से वेरी हो रहा है, r⁻n से वेरी हो रहा है, इस तरह से डिपेंड हो रहा है, तो टाइम पीरियड का जनरलाइज फॉर्मूला कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। देखो, अगर फोर्स 1/r⁻n होगा तो देखो ये जो प्लेनेट है, जो सैटेलाइट है, अर्थ के अबाउट घूम रही है चारों तरफ, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होगा g मास ऑफ अर्थ m1, और डिस्टेंस हम अभी फ़िलहाल r ही ले लेते हैं क्योंकि r दिया है, तो r⁻ क्या है, n है, और ये बन जाएगा mv²/r बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा रूट, मास से तो मास कट गया तो बचेगा g मास ऑफ अर्थ ओवर r⁻, हम निकाल लेंगे n-1। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपका सैटेलाइट इस लॉ को फॉलो कर रहा है तो 101% उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी √r⁻n-1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखिए, जब v ये होगा तो टाइम पीरियड होता क्या है, एक्चुअल में टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस, आप टाइम से निकाल लो, ओवर स्पीड, और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सरकमफेरेंस में, 2πr होगी। तो जब 2πr/v होगा तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, r तो आप r ही रहने दो, v को यहाँ रख दो, और v रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी रिलेशन आएगा, ठीक है, वहाँ से आप डिपेंडेंसी निकाल सकते हो। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है r⁻n+1/2, ठीक है। इसको स्मॉल r ही रखो आप, क्योंकि हमने स्मॉल r ही एज्यूम कर रखा है, और ये रिलेशन भी आपसे जेईई में डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप खुद ही देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में n⁻2 होती है, तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3/2, तो देखो 3/2 आया है अपने आप। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए कभी यहाँ पर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, और आप कंसेप्चुअली इससे भी निकाल सकते हैं। ये दोनों रिलेशन आपके लिए सही होंगे। एक और बात मैं आपको ये बता दूं
जो हमारे केपलर्स लॉ हैं, जो हमारे केपलर्स लॉ हैं, तो ये केपलर्स लॉ कहाँ कहाँ पर हमारे लगेंगे, कहाँ कहाँ पर वैलिड होंगे। पहली बात, ये किसी भी प्लैनेट पे, सैटेलाइट पे, दोनों पे लग सकते हैं। दूसरा, केपलर्स लॉ तभी लगेंगे जब आपका ये रिलेशन फॉलो होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब आपका फोर्स क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। अगर आपका फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका केपलर्स लॉ नहीं लगेगा। केपलर्स लॉ तभी लगता है जब आपकी ऑर्बिट क्या हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट हो या इलिप्टिकल ऑर्बिट दे रखी है। आप ये सोचिए कि सर अगर हमारा फोर्स r⁻³ हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका जो पाथ है वो इलिप्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, पाथ अगर इलिप्टिकल नहीं रहता है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्बिट का पाथ इलिप्टिकल नहीं है तो हम ये बोल देंगे केपलर्स लॉ फेल्ड हो जाएंगे वहाँ पे, या बोल सकते हैं केपलर्स लॉ इनवैलिड रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, हम बहुत हाई फाई पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर हम फिर अपने बेसिक क्वेश्चन भी गलत करते हैं। अब आप देखिए, एक और हम बात इसमें डिस्कस करते हैं। आपने कई बार इसमें ग्रेविटेशन में मोशन टॉपिक पढ़ा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी अगर सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहा है तो वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन से हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, या आप बोल सकते हो कि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि न्यूक्लियस से वो, या आप बोल सकते हो वो बाउंडेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, मोशन आपका एक रिलेटिव टर्म है। अगर आप बात करें कि मोशन बाउंडेड है, कोई भी मोशन अगर बाउंडेड होगा तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। चाहे आप एटम की बात कर लीजिए, चाहे आप ग्रेविटेशन में सैटेलाइट सिस्टम देख लीजिए। तो अगर अगर बाउंडेड मोशन अगर कहीं पर बनता है तो बाउंडेड मोशन में ये खास बात है, दो या दो से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, उस सिस्टम में आपको दो या दो से ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये है ऐसे पॉइंट जहाँ पर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। या आप बोल सकते हो सर एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ये भी हो सकता है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। ठीक है, और ये कब होगा, ये तभी होगा बच्चों जब आपकी इसेंट्रिसिटी या तो जीरो के बराबर हो जाए या एक से कम हो जाए या जीरो और एक के बराबर हो जाए। ठीक है, और ये जीरो और एक से बीच में दो ही कंडीशन बनती हैं। इस केस में जो हमारा पाथ बनेगा वो हमारा सर्कुलर बनेगा या इलिप्टिकल बनेगा। लेकिन अगर आपका मोशन अनबाउंड है, बाउंड नहीं है, अगर आपका मोशन बाउंड नहीं है तो क्या होगा, आपका जो एनर्जी होगी वो जीरो से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है वहाँ पर आपको एक ही एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एक पॉइंट जहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो आप बोल सकते हैं ऐसा पॉइंट जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, और उस केस में जो इसेंट्रिसिटी होगी वो एक से ज़्यादा या एक के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो पाथ बन सकता है वो पैराबोलिक पाथ बन सकता है, या आप बोल सकते हैं हाइपरबोलिक बन सकता है। ठीक है, देखो मैं केपलर्स लॉ आपको इस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। मैं जानता हूँ अभी डिजिटल का ज़माना है तो आपको थोड़ा तो दिक्कत हो ही रही होगी, क्योंकि होता क्या है बच्चों, हमें आदत हो जाती है। जैसे आप अगर कोई नया फ़ोन लेते हैं मान लीजिए, हमें आदत नहीं रहती है स्टार्टिंग में, एक टाइम बाद हमें उस फ़ोन से क्या होती है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है, अगर हमें डिजिटल वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से भी हमें आदत बन जाती है डिजिटल वीडियो की। और ये कॉपी की वीडियो इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक तो डिजिटल सेटअप नहीं है। ठीक है, लैपटॉप वाली वीडियो जो है, जो मेरी पीपीटी वाली वीडियो है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसलिए वो बन नहीं पा रही है। ठीक, तो मैंने आपकी पढ़ाई न रुके इसलिए मैंने सोचा सबसे ट्रेडिशनल मेथड को अपनाया जाए, इसलिए मैंने कॉपी वाली वीडियो दी। आपको कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और आप इसके बाद पीवाईक्यू उठाइए, चाहे आप किसी के भी उठाइए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए तब आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये केपलर्स लॉ की कुछ कुछ खास बातें हो गई। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब आप ज़्यादा समझेंगे। अब हम कुछ रेफरेंस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है फिगर सो इलिप्टिकल पाथ ऑफ ABCD ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन एंड द एरिया ऑफ CSA। देखो CSA कहाँ पर है, CSA ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये CSA है आपका। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो ये एरिया है इस CSA का वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स है, ठीक है जी। और डी भी सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है। अगर T1 टाइम लग रहा है आपका ABC में, ABC मतलब इस वाले में T1 टाइम अगर आपका लग रहा है और T2 टाइम CDB में लग रहा है, तो पूछ रहे हैं T1 T2 का रेशियो निकालो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचें। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से अगर आप कंक्लूजन निकालें कि सर क्या एरियल वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, वही तो होगी। तो जो हमारा टाइम T1 है और T2 टाइम है, क्या वो ABC के एरिया, जो एरिया है ABC का उसका, और जो एरिया है ABC के बाद बचा क्या CDA का, उसके बराबर होगा या उसके रेशियो में होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा आपका क्या है, एक इलिप्स है जिसका एरिया कितना है, पूरा अगर इलिप्स है उसका अगर टोटल एरिया हम एज्यूम करें कि टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया आपका A है, और तो हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ का भैया A/2 हो जाएगा, ये तो होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि ये आपका इलिप्स के एरिया का 1/4 है। इसका मतलब ये है ये वाला एरिया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया बनेगा वो A/2 बन जाएगा, प्लस A/4 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, A/2 प्लस A/4। सिमिलरली इस पूरे एरिया में से आपको इतना हटाओगे तो आपको CDA का निकल जाएगा। तो क्या हो गया, A/2 माइनस A/4। सॉल्व करेंगे इसको, A से A कट गया तो T1/T2 आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो आंसर आ जाएगा T1/T2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये 18 में आया है, 2008 में आया है। आपसे कह रहे हैं एक पार्टिकल है जिसका जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड इतना इतना, F1/Rn अगर है तो टाइम पीरियड कितना होगा। देखो मैंने इसकी टेक्निक भी बता दिया आपको टाइम पीरियड निकालने की, कि जो टाइम पीरियड होगा उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो भी मैंने इससे पहले आपको बता दिया, n+1/2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर n डेसिमल में आएगा तब ये फॉर्मूला मत लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे R=3/2 आ गया, R= क्या आ गया, 3/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो वहाँ पर ये फेल हो जाएगा। ठीक, ये कब लगाओगे, ये लगाओगे आप इंटीजर में। क्लियर है यहाँ तक। अभी तो n दिया है, n के बारे में कुछ हमें ऐसा पता है नहीं, तो इंटीजर होने की वजह से ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर कोई और तरीका है इसको निकालने का, तो मैं आपको एक मेथड और बता सकता हूँ। देखो टाइम पीरियड अगर आप देखें, टाइम पीरियड होता है 2π/ω। अगर ध्यान से देखें, हमें ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा आएगा जब कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा, रोटेट करेगा, तो होगा क्या, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करते। अब ध्यान से देखें, ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, G m1m2/r, r⁴n। ठीक है, और इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको आप क्या कर लीजिए, m⁻²r यूज कर लीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ω² इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर देखो मैं इसको लिख ही लेता हूँ, चलो mr⁻² तो ये हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Gm/m/r²। ठीक है, r⁴n कर लेते हैं चलो इसको। अब आप यहाँ से देखिए, एक मास से तो एक मास कट गया, तो यहाँ से ω² की अगर डिपेंडेंसी निकालनी चाहोगे तो ω² इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका ω² है ये r⁴ को यहाँ पर कंसीडर कर लो, तो ω² इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी कैपिटल ही r कर लो, तो ये r नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा r⁴n+1।
ये रिलेशन आप ध्यान रखो, ये हर किसी पर लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और एक बार ओमेगा आ गया तो यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√RN+1 और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल वेलोसिटी। ये अभी आपका 19 में आया, 24 में आया। अभी अभी हमने बात करी एरियल वेलोसिटी कितनी होती है, L/2m होती है। ये हमने अभी अभी डिस्कस भी करी है और क्वेश्चन भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक प्लेनेट है जो सी से डी जाने में उसका एरिया A1 है, टाइम T1 है, और वहीं बी से ए आने में एरिया A2 है, टाइम T2 है। तो कह रहे हैं T1/T2 निकालिए। तो देखिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है एरियल वेलोसिटी उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और जब प्रोपोर्शनल होगी तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो A1/A2 होगा वो किसके बराबर होगा, T1/T2 के होगा। और आपको कहा है A1 जो है वो डबल है A2 के, तो 2A2/A2 इक्वल टू T1/T2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दो प्लैनेट हैं आपके ए और बी, जिनका मास M1 और M2 है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी सन के अबाउट। और R1 R2 उनकी क्या है, R1 R2 रेडियस है, या आप बोल सकते हैं रेडियाई है। अगर एंगुलर मोमेंटम ए का L है, बी का 3L है, तो उनका टाइम पीरियड का रेशियो निकालो। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी बार का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एरियल वेलोसिटी से कर सकते हैं और एक हम इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो हमारी एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी वो आपकी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी होती है ΔA/ΔT इक्वल टू L/2m। अब ये दो केस के लिए लग जाएगा। पहले केस के लिए अगर लगाओगे तो पहले केस का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट दिया है तो आपका ये हो जाएगा πr1² टाइम पीरियड T1 इक्वल टू ए है तो ए ले लो इसको, पहले का एंगुलर मोमेंटम L है और मास M1 है। सेकंड केस अगर आप सेकंड पे लगाए तो 2πr² TB हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 3L दिया है तो 2m2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इसको और इसको, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, टाइम पीरियड का रेशियो। तो जो TA/TB है वो आपका क्या आ जाएगा, TA/TB जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका अब निकल के आएगा, एक तो 3 आ जाएगा, M1/M2 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब लेकिन आंसर तो M के टर्म में दिया है, लेकिन R नहीं है। जो MCQ में आपका आंसर आया है उसमें R नहीं है। तो आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो T1/T2 है वो किसके बराबर होगा, वो आपके R1/R2 के 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल होगा। ये तो आप जानते ही हो। तो क्यों ना आप R1/R2 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पे रख देंगे हम फिर। ठीक है, तो R1/R2 ये स्क्वायर कब होगा, ये स्क्वायर तब होगा जब हम इसको 4/3 से इंटू कर देंगे। तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा 4/3 से इंटू करने में, और यहाँ पर T1/T2 क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, 4/3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो आंसर आ जाएगा TA/TB इक्वल टू 3। अब देखो M1/M2 तो ऐसे ही है आंसर में, R1/R2 की जगह आ जाएगा TA/TB की पावर 4/3। इस 4/3 को इधर लाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में आया था। देखो अब यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है, R की पावर कितना दिया है, -3/2, और आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया आपको ओमेगा स्क्वायर वाला, वो यहाँ पे लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही अगर आप देखें ये हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी से निकालूं तो R की पावर 3/2 और किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R के आ जाएगा। अब यहाँ से जो ओमेगा होगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका R की पावर 5/2, और ओमेगा अगर R की पावर 5/2 है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। तो इसका मतलब है 1/R की पावर 5/2। ठीक है जी।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखा था इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। टी इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था वो कितना था, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट के जी एम। आपको यही ध्यान रखना है, वो जो मैंने आर लिया था वो क्या था, आर प्लस एच की पावर 3/2। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि h किसके बराबर है, r के बराबर है, तो यहाँ पर r पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर वही है। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए अर्थ इज इतना इफ़, ये नहीं भी दिया रह सकता है, अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर होता है, ये आपको आना चाहिए, अंडरस्टूड है। कह रहे इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4। अब देखो जब कभी ऐसी सैटेलाइट वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं आए कि जिसमें आर और एस दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे। कैसे डायरेक्ट रिलेशन, आप ये वाला लगाएंगे, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। ठीक है, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कहेगा इतनी हाइट है, वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ सकता है, वहाँ पे तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं आपसे कि अगर हम सेपरेशन कम कर दें, मतलब दो केस के लिए देखते हैं अगर, तो T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 की पावर 3/2। कह रहे हैं सेपरेशन क्या कर दें, 1/4 कर दें, मतलब पहले अगर R थी बाद में कितनी कर दें, R/4 कर दें, मतलब पहले अगर R थी बाद में R/4 कर दें अगर, तो इसको निकाल लीजिए। अब आंसर आ गया, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/4 की आपको 3/2 पावर निकालनी है। ठीक है, तो अगर 1/4 देखें तो 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो फिर 2 × 2 करके सॉल्व कर देना, ये बहुत ईजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट। देखो अभी डिस्टेंस दिया हमने, कैप्लर्स लॉ में भी किया है, x1 और x2 है, मतलब मिनिमम आपके x1 है, मैक्सिमम x2 है। कह रहे मिनिमम स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इट्स ट्रैजेक्टरी इतना है, तो मैक्सिमम बताओ। तो अभी अभी हमने देखा, एक बात ये ध्यान रखना, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है पेरीफेरी पे, वो एपी लेंथ के बराबर होता है, कंजर्वेशन है। लेकिन इसमें ध्यान क्या देखना है, ध्यान क्या देना है, ये v है, अगर ये v मैक्स है तो इसके साथ r मिनिमम आता है, और वहीं मास तो एक ही सैटेलाइट मूव कर रहा है या प्लेनेट मूव कर रहा है, अगर ये मिनिमम आ रहा है तो ये मैक्सिमम आएगा। बस अब आपको वैल्यू तो पुट करनी है, तो ये m तो कट गया दोनों तरफ, तो बचा V0x2 इक्वल टू V0 V1 x1 कर लेते हैं, x1 दिया है हमको, तो V1 की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली थी, तो आंसर आ गया ये वाला। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहे हैं कि अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय मास डेंसिटी इतना। अब आपको मास डेंसिटी दिया है, तो मास डेंसिटी के लिए फिर आपको पहले मास निकालना पड़ेगा, मास डेंसिटी और पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है। इस फॉर्मूले से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, और विदिन द हमको क्या देखना पड़ेगा, उस स्पेयर के बीच में कह सकते हैं, सरफेस के बीच में कह सकते हैं, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 4πr²dr। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे इससे कट जाएगा, तो 4πkr आ गया, ये तो मास की वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम पीरियड, और आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2πr/v, और v की वैल्यू क्या होगी, अगर आप v ग्रेविटेशन के टर्म में देखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है gm/r, ये तो होती है। तो यहाँ से आप देखिए मास की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, r तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, r तो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr की पावर 3/2, और अपॉन में हो जाएगा आपका m की वैल्यू जब आप, या आप अभी रहने दीजिए, r ऊपर अलग से ऐसे ही रहने दो क्योंकि कैंसिल हो गए, तो अंडरूट जी ऐसी रहा, 4πkr/r, तो r से r कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2πr अपॉन में √4gk π। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपने ये
एंजॉय किया होगा वीडियो। और आपके डाउट, क्योंकि होता क्या है बच्चों, हम नई वीडियो क्यों ढूंढते हैं, जब हमें अपनी पुरानी वीडियो से आप अपने डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा, चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। और एक बात और कहता हूँ आपसे, अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करिएगा। मैं ये सब बातें लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टार्टिंग में आके चले जाते हैं फिर उनसे क्या ही कहें, वो तो बस देखने आए हैं और चले गए। अगर जो सच में पढ़ने आया है वो लास्ट तक मेरे उसमें ज़रूर होगा, समझ रहे हैं। तो लास्ट तक जो बने हुए हैं, आपके डेडिकेशन लेवल को मैं सलाम करता हूँ। और बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको अपना जो एम है वो जल्दी से जल्दी मिले और आप सही लाइन पे पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 1 घंटा अगर हमारा लगा होगा लगभग, तो हमने बहुत कंटेंट किया है। इसके साथ ही आप सारे क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि अब सारा तो होगा नहीं, मैंने तो आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि केपलर्स लॉ क्या होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कैसे भेजेंगे हमें? आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप कमेंट में अगर जेई का ईयर भी डाल देंगे या नीट का ईयर डाल देंगे कि इस ईयर में ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो मैं वहाँ से भी देख के आपको आपकी डाउट वीडियो बना सकता हूँ। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या ये जेई के लिए है, सर ये क्या नीट के लिए है। तो बच्चों ये कंटेंट जो है ये जेई नीट बोर्ड सारे बच्चों के लिए है। और जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए मेन लेवल तक ये काम करेगा, क्योंकि देखो फिजिक्स तो एक ही है ना सबके लिए। डिपेंड क्या करता है, क्वेश्चनों का लेवल। अब नीट में यहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसी के अंदर से, जेई में थोड़ा हो सकता है वेरिएशन आ जाए, समझ रहे हैं। तो ये सभी के लिए है, आप सभी इसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो भी हमारा ग्रेविटी से ही होगा फ़िलहाल, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और एक बार लैपटॉप मेरा सही हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं क्वेश्चन वाली वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। चलिए, विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ।